धार्मिक सुधार पिछला क्लास में देख चुके थे। अब मॉडर्न हिस्ट्री में 2-3 और महत्वपूर्ण चीज था, जिसमें एक है क्रांतिकारी आंदोलन, कभी कभी वहां से प्रश्न आते हैं, और दूसरा नंबर हम आपको बताया है विभिन्न प्रकार के एक्ट अधिनियम, और तीसरा प्रमुख वचन संस्था, ये सभी चीज देखेंगे। प्रेस, कुछ कुछ पत्रिकाएं जो निकले हैं स्वतंत्रता के दौरान, वे सभी चीज को देखना होगा। तो चलिए अब आज का क्लास हम लोग प्रारंभ करें। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन, और क्रांतिकारी आंदोलन को सब लोग ध्यान से समझिए, ध्यान दीजिए सब कोई, सबका ध्यान चाहेंगे बोर्ड पर, पूरा ध्यान यहाँ पे एक जगह एनर्जी लगाना है, ताकि इससे जो प्रश्न उठते हैं उसको आप आराम से बना पाए। देखिए क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब क्या है। इस समय अंग्रेज से बात को मनवाने के लिए 2 प्रकार की नीतियां चली। आप सभी लोग जानते हैं 1907 तक लगभग ठीक ठाक स्थिति है। 1907 में कांग्रेस 2 भागों में बट गया, एक का नाम था नरम दल और दूसरा का नाम था गरम दल। और यहां से सभी लोग समझेंगे कि नरम और गरम जो देख रहे हैं, यही गरम वाले लोग का नाम है क्रांतिकारी आंदोलन। अंग्रेजों के द्वारा काफी भेदभाव किए जाते थे, कई लोग काफी शोषण किए। कुछ अधिकारी तो बढ़िया होते थे, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे थे जो भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा क्रश कर रहे थे। अब कई जज के बारे में भी ऐसा आया कि वे जज जैसे ही भारतीय लोग के खिलाफ केस होता था, कठोर सजा देते थे, और वही सेम अपराध में अगर अंग्रेजों ने किया है तो उनको मुक्त कर देते थे। और इसके कारण इस जज से भी कई लोग खफा है। कई लोग ऐसे अधिकारी हैं जो भारतीयों को कहो काफी ज्यादा शोषण कर रहे हैं, उनसे भी खफा है। कई अंग्रेज की नीतियां ऐसी है जो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के एकदम खिलाफ है, तो उससे भी लोग खफा है। और असंतोष जो भारतीयों के अंदर है, वही असंतोष क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में व्यक्त हुआ है। और इसी चीज को हम लोग देखें, नरम दल का मतलब है कि जो असंतोष भारतीयों के अंदर है, उसकी अभिव्यक्ति प्रार्थना और प्रतिवेदन से हो, ऐसा नरम दल का कहना है। यानी नरम दल वाले का कहना है कि हमें अंग्रेज से कोई तकलीफ होगी तो हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे सेवा में श्रीमान, और जिनके पास पहुंचाना है वहां तक आवेदन देंगे कि मुझे यह समस्या है, इसके लिए और लोगों को समस्या है तो हम हस्ताक्षर अभियान कराएंगे, काफी लोग से दस्तखत कराएंगे, और इन सभी चीजों से अंग्रेजों को अवगत करा देंगे। अगर मुझे कोई चीज पैसे की जरूरत है तो हम घर घर घूमेंगे, सभी लोग से अपना चंदा लेंगे, और उस पैसे का हम फिर अपना सभा में सम्मेलन में उपयोग करेंगे। ये नरम दल वाले का सोचना है। और नरम दल के मेन 3 नेता थे, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। फिर धीरे धीरे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, कई लोग इधर वाले पक्ष में काफी अधिक संख्या में रहे। अब जरा ध्यान दीजिए, गरम दल की थ्योरी अलग थी। इनका मानना था कि अंग्रेजों से मुझे कोई बात करनी है तो हम चिट्ठी से काम नहीं करेंगे, हम बम, पिस्तौल, गोली का बम पटके पहले हम लोगों ने दिखाएंगे और उनको डराने से हम काम कराएंगे। आज अगर मुझे पैसा चाहिए दिया गया है सम्मेलन के लिए, तो हम भारतीयों से चंदा नहीं मांगे, क्योंकि भारतीयों से जब हम चंदा मांगेंगे तो वह एक प्रकार का भिखमंगी कंप्लीट खत्म कर। और इन लोग का कहना था कि हम पैसा भी चाहिए तो सरकारी नौजवान लोगों हम बैंक लूटेंगे, पता लगाएंगे पैसा कहां जा रहा है, वहीं हमला करेंगे, और हम खजाना पर धावा बोल करके उन सभी को लूटने का काम करेंगे। और ये चीज गरम दल वाले का मेन थ्योरी देखिए अलग होगी। और नरम दल और गरम दल ये दोनों मिल करके और पूरे एकदम अंग्रेजों के खिलाफ कर रहे हैं, नीतियां अलग अलग है। अंग्रेज किसी का नहीं सुनते थे, नरम वाला एप्लीकेशन दिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और जब गर्म हुए तो और अंग्रेज अपना तीव्र उग्र रूप अख्तियार कर लेते थे। एक आदमी बम पटके तो मालूम चला उस गांव के 20 आदमी को पकड़ लिए, 20 में कई लोग को फांसी टांग दे रहे हैं, इसको भी एकदम तीव्र दमन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कई लोग अंग्रेजों के गुलामी में भी उसके खिलाफ आवाज उठाए, मरने की परवाह नहीं किए। मेरा रंग दे बसंती चोला कहते हुए फांसी के फंदे को भी हंसते हुए झूल गए। वैसे वीर लोगों की कहानी क्रांतिकारी आंदोलन में हमें सुनना। तो हम लोगों ने अभी सुना कि क्रांतिकारी आंदोलन मुख्य रूप से 1907 के बाद सबसे ज्यादा दृष्टिगत होने शुरू हुई, और इसके कई मेन सेंटर रहे। बंगाल प्रमुख सेंटर में से एक है, महाराष्ट्र प्रमुख सेंटर है, पंजाब प्रमुख सेंटर है। तो इन जगह पर कौन कौन व्यक्ति ऐसे थे, किस प्रकार से वे सभी क्रांतिकारी आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास किए, इसी चीज की अभी बात आपको सुनने है। तो थोड़ा हम चाहेंगे कि आप 5 मिनट केवल हमारे साथ बढ़िया से ध्यान देते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक सभी बातें याद होते चली जाएगी। तो चलिए अब हम लोग जरा ध्यान दें। क्रांतिकारी आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल विभाजन 1905 के बाद प्रारंभ हुआ, क्योंकि 5 के पहले 1885 से 1905 तक सभी लोग एक ही थे कि अंग्रेज भारतीयों के लिए अच्छा कर रहा है, अगर खराब भी कर रहा है तो हम लोग प्रार्थना प्रतिवेदन से ही उनकी मांग को रखेंगे। लेकिन जब बंगाल बांट इस प्रकार दिए कि बंगाली लोग को एकदम साइड कर दे, तब जगह जगह तीव्र विरोध होना उनका शुरू हो। और इसके प्रधान केंद्र हमने अभी बताया, महाराष्ट्र बने, बंगाल बने, मद्रास बने, पंजाब बने, सब इनके मेन सेंटर थे। और अब हम लोग एक एक सेंटर वाइज करके जो जो व्यक्तियों का नाम आएगा, उन व्यक्तियों का नाम आपको याद रहना चाहिए, उस घटना को याद कर लेना है, उसी से प्रश्न आते। तो हम लोग अभी एक इंपॉर्टेंट नाम देखते हैं। इस जगह का नाम है महाराष्ट्र।
तो देखिए, महाराष्ट्र आप सभी लोग जानते हैं महाराष्ट्र की स्थिति। महाराष्ट्र क्रांतिकारी गतिविधियों का सबसे पहला मेन सेंटर बना, और ये महाराष्ट्र में मेन क्रांतिकारी गतिविधियों की नींव देने वाले दो भाई थे। इस भाई का नाम था चापेकर बंधु। कभी कभी आपको पूछता है कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का नींव किसने दिया, तो चापेकर बंधु। चापेकर बंधु में दो भाई थे, बंधु माने भाई। एक का नाम था दामोदर चापेकर और दूसरा का नाम था बालकृष्ण चापेकर। तो आप सभी को ध्यान देना है कि दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, ये दोनों चापेकर टाइटल है उनकी, ये दोनों ने ही एक मेन काम किया। काम क्या किया? महाराष्ट्र में पूना में भयंकर प्लेग फैल गया, और प्लेग के कमिश्नर ने क्या किया, राहत के लिए जो भी पैसा आए वो अंग्रेजों में ही भलाई में लगाया, भारतीयों पर कोई ध्यान नहीं दिया, और काफी भारतीय मर गए। और इसके कारण चापेकर बंधु, सोचो उस जमाने में दोनों भाई मिल करके प्लेग के कमिश्नर जो रैंड थे उनकी हत्या कर दी। बाद में दोनों को मृत्युदंड दिया गया, लेकिन ये दोनों ने एक संदेश जरूर दिया नवयुवकों को कि यदि भारतीयों को खिलाफ करोगे तो हम तुम्हारी हत्या कर सकते। अंग्रेज समझते थे कि मेरे पास इतना सैनिक है, इतने हमारे सहयोगी हैं, भारतीय डरता हो। लेकिन सोचिए 1897 की ही बात कर रहे हैं, और 1897 में ही सबसे पहले चापेकर बंधु ने नींव डाला क्रांतिकारी गतिविधियों का, और लोग इससे प्रेरणा लिए। कई लोग फिर जब उनको क्रश किया गया तो यही हथियार उठाए और इसी तरह का प्रयोग किए। तो आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या किसने किया? तो चापेकर बंधु ने। चापेकर बंधु में कौन कौन है? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, दोनों भाई, और ये दोनों ने 1897 में क्रांतिकारी गतिविधियों का नींव डाला। पूना में प्लेग के कमिश्नर है रैंड और लेफ्टिनेंट है एमहर्स्ट और रैंड, इन दोनों की हत्या किया, दोनों भाई मिलकर। और यहां से देखिए मुख्य रूप से प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या से कभी कभी क्वेश्चन आपको आते हैं। दूसरा नंबर हम लोग देखें, एक नासिक के मजिस्ट्रेट थे जैक्सन। जज साहब लोग कभी बहुत ज्यादा जो उनके फैसले होते थे वो भारतीयों को विचलित करते थे, और भारतीय वही गुनाह करके गए तो ज्यादा सजा, अंग्रेज वही गुनाह करके गए तो उनको छोड़ दें। इससे भारतीयों के अंदर भी काफी गुस्सा है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि नासिक के जिला मजिस्ट्रेट है जैक्सन, और उस जैक्सन को एक व्यक्ति है जिसका नाम है लक्ष्मण कान्हरे, और लक्ष्मण कान्हरे ने जैक्सन की हत्या कर दिया। इसको नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। आपको क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्वेश्चन आएगा प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या, तो आपको ध्यान रखना है कि प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या चापेकर बंधु किया, नासिक षड्यंत्र केस संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1904 में एक संस्था बना था अभिनव भारत समाज। संस्था का नाम है अभिनव भारत समाज, और इसके मेन संस्थापक थे विनायक सावरकर। और उसी अभिनव भारत समाज के संस्था के एक सदस्य थे जिस सदस्य का नाम था लक्ष्मण कान्हरे। और लक्ष्मण कान्हरे जो देख रहे हैं, इसी ने नासिक जिले के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या किया। इस केस को नासिक षड्यंत्र केस कहते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, नासिक षड्यंत्र केस में किस जिला मजिस्ट्रेट की हत्या की गई? तो जैक्सन। फिर आएगा नासिक षड्यंत्र केस को अंजाम तक किसने पहुंचाया? तो अनंत लक्ष्मण कान्हरे। ये लक्ष्मण कान्हरे किस पार्टी से संबंधित थे? अभिनव भारत समाज। और अभिनव भारत समाज के संस्थापक कौन थे? तो विनायक सावरकर। इतने प्रश्न इससे नासिक षड्यंत्र से पूछे जाते हैं। तो दो घटना हम लोगों ने देखा, एक प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या और एक जिला मजिस्ट्रेट नासिक के जैक्सन की हत्या। ये दोनों मुख्य रूप से महाराष्ट्र से संबंधित है। अब बारी हम लोग की आती है, ये है बंगाल की, और बंगाल की घटना को जरा खूब बढ़िया से सब लोग सुनेंगे। बंगाल चूंकि इसमें मेन सेंटर रहा है, राजधानी पहले था, भारत की राजधानी ही कलकत्ता के पास ही रही, और इसीलिए पूरे सेंटर समझिए कि बंगाल। और आपको जरा ध्यान देना है, बंगाल में सबसे इंपॉर्टेंट है, बंगाल में भी एक जज थे और उस जज का नाम था किंग्सफोर्ड। बात ध्यान देंगे, बंगाल में एक जज थे, जज का नाम था किंग्सफोर्ड। और किंग्सफोर्ड क्या करते थे, जो भी भारतीय थोड़ा सा भी अंग्रेज का खिलाफ किए तो उसको एकदम कठोर दंड देते थे, और कई भारतीयों को मृत्यु दंड दे दी। और इसके कारण बंगाल में किंग्सफोर्ड पर बहुत ज्यादा भारतीय एकदम उग्र थे। जब सुन लेते थे कि किंग्सफोर्ड के केस में है तो समझ लेते थे कि बहुत कड़ा सजा दे दे, वो पहले से तय होता था। और सभी लोग मांग करने लगे कि बंगाल में जो जज है वो किंग्सफोर्ड को सस्पेंड कर। अंग्रेज देखा कि किंग्सफोर्ड के खिलाफ बहुत ज्यादा लोगों का दबाव बना रहा है, तो इसमें अंग्रेजों ने क्या किया, किंग्सफोर्ड को और प्रमोशन दे दी और जिला जज मुजफ्फरपुर बंगाल से बिहार भेज दी। बात को समझिएगा, बंगाल से किंग्सफोर्ड का ट्रांसफर होके बिहार के मुजफ्फरपुर में जिला जज बना दिया गया। और सोचिए, जिला जज हो गए, और जिला जज होने के बाद अब किंग्सफोर्ड अपना बिहार में है, लेकिन दो व्यक्ति हैं, दोनों बंगाल के हैं। एक का नाम है प्रफुल्ल चाकी और दूसरा का नाम है खुदीराम बोस। अब आपको जान के आश्चर्य होगा, दोनों बहुत कम उम्र के लड़के हैं। खुदीराम बोस केवल 14-15 साल के लड़के हैं। और सोचिए, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस बंगाल से कहे कि हमें
बिहार के मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करना है, क्योंकि ऐसा न्यायाधीश जज रहेगा तो भारतीयों के खिलाफ हमेशा अन्याय होते रहेगा। और सोचिए कि वे बंगाल से स्पेशली किंग्सफोर्ड को मारने के लिए मुजफ्फरपुर आए, और उस समय जज लोगों को घोड़ा वाली बग्गी गाड़ी दी जाती थी। घोड़ा वाली बग्गी गाड़ी का मतलब घोड़ा वाली गाड़ी, टमटम जिसको कहते हो, और वो चारों तरफ से ऊपर से घिरा होता था, और अंदर में मेन जो साहब लोग होते थे वो बैठते थे। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस कुछ दिनों तक सर्वेक्षण किए, और सर्वेक्षण करने के बाद इन लोग उसकी गाड़ी, किंग्सफोर्ड की गाड़ी, उसके घोड़ा सभी को पहचान ली। और पहचानने के बाद प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने प्लान किया। एक दिन प्लान के अनुसार से अपना पहले से ही घोड़ा गाड़ी पहचाने हुए थे। किंग्सफोर्ड जैसे ही अपना बग्गी लेकर बढ़ा, इन लोग भी अपना तैयार हो, और जैसे ही घोड़ा वाली बग्गी इनके सामने आई, दोनों अपने अपने थैले से बम निकाल करके और मार दी। और जब बम फेंके तो काफी आवाज हुआ, ब्लास्ट हुआ, और बग्गी जो गाड़ी थी वो एकदम तहस तहस उड़ गया। बैठे हुए व्यक्ति इसमें मर गए। ये दोनों प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस बम पटकने के बाद सीधे भागे और बगल में ही ट्रेन पकड़ करके अपनी आगे की यात्रा शुरू कर ली। अगले दिन के ये लोग ट्रेन में ही थे। पेपर में खबर आई, और खबर में लिखा था कि किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर हमला, और उसमें किंग्सफोर्ड बच गए, क्योंकि उस गाड़ी में उस दिन किंग्सफोर्ड नहीं बैठे थे, उनके मित्र मिस कैनेडी और उनके एक सहयोगी बैठे थे। और आगे जब इन लोग ट्रेन में बैठे हैं तो एक अंग्रेज अखबार पढ़ रहा था, और आपस में जब चर्चा किया कि जज किंग्सफोर्ड पर के गाड़ी पर बम फेंका, और उस दिन किंग्सफोर्ड नहीं बैठा था, मिस कैनेडी बैठी थी। और ये जैसे ही उन लोग बोले, अचानक प्रफुल्ल चाकी के मुंह से निकल गया कि क्या कहे, किंग्सफोर्ड बच गया। वो अंग्रेज समझ गया कि मारने वाला यही दोनों लड़का है, और इसीलिए वो धीरे धीरे उस बगी में और तमाम फोर्सों को खबर होते चली गई। जैसे ही ट्रेन वहां रुकी तो प्रफुल्ल चाकी देखे कि अब चारों तरफ से घिर गए हैं, तो प्रफुल्ल चाकी वहीं पे आत्महत्या कर दी, और खुदीराम बोस पकड़े गए। और किंग्सफोर्ड पर के बग्गी पर बम फेंकने के आरोप में सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले हमारे खुदीराम बोस रहे। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले व्यक्ति कौन है, तो आंसर खुदीराम बोस केवल 15 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ गए। अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे सभी लोग को इस स्टेप को क्लियर कर लेना है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड, बताए थे पहले बंगाल में थे, ट्रांसफर होकर मुजफ्फरपुर आए, इन पर बम फेंका। लेकिन ये किंग्सफोर्ड उस दिन अपनी बग्गी में सवार ही नहीं थे, और इसीलिए बच गए, और इसके कारण प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर ली। लेकिन सबसे कम उम्र केवल 15 साल में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। तो पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले भारतीय कौन थे? तो आपको आंसर याद रखना है कि खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले थे। खुदीराम बोस को किसके हत्याकांड के लिए फांसी दी गई? तो किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर के जिला जज के हत्या के प्रयास में फांसी दी गई। तो एक घटनाक्रम भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कई बच्चे केवल खुदीराम बोस का नाम सुने रहते, उनके साथ प्रफुल्ल चाकी का नाम नहीं सुनते, किंग्सफोर्ड के बारे में नहीं जानते। तो यहाँ से आपको जो है, अगर सेटर थोड़ा सा भी इधर वाले का पक्षधर रहता है तो प्रयास करता है इधर से ही क्वेश्चन देने का। अब हम लोग अगला नंबर एक और देख ले। बंगाल के ही एक व्यक्ति है जिनका नाम है रास बिहारी बोस। इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कि किस वायसराय पर बम फेंका गया, तो वो आपको लॉर्ड हार्डिंग हो, और लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया, इस जो प्रयास था इसको दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। तो आपसे कभी भी पूछेगा दिल्ली षड्यंत्र केस, तो आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली षड्यंत्र केस का मतलब रास बिहारी बोस के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम पटका गया 1912 में, जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ, उसी समय की बात। तो ये मेन दिल्ली षड्यंत्र केस और किंग्सफोर्ड के हत्याकांड से वहां से प्रश्न आपको रहते हैं। यहाँ पर एक और बंगाल में बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी लोग जरा एकदम एनर्जी के साथ इसको सुनिए, और तब भगत सिंह की मेन बात आएगी, उसके बाद आपका गरम पंथी वाला फेज कंप्लीट हो जाएगा। तो जरा हम लोग ध्यान से सुनते हैं। इसमें 1923 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया। तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने इसने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की, और इस एसोसिएशन में कई बड़े बड़े दिग्गज लोग सदस्य बने। इसी में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लोहरी, इसी में हम लोग चंद्रशेखर आजाद, सभी लोग इसके सदस्य बने। और धीरे धीरे ये जब पार्टी में अच्छी खासी स्थिति बंगाल में प्राप्त कर लिया, तो इन लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया कि हम लोग, ऐसे पहले से भी इन लोग एक मेन चीज के लिए नामी थे, वो था जर्मन मॉजर किल।
मौजर कहते हैं छोटे वाले पिस्तल को। छोटे वाले पिस्तल जो है जिसमें लकड़ी बिट लगा हुआ उसको मौजर कहते हैं। उसकी दोनों विशेषता होती। अब इसमें कांधे पर लेकर के भी निशाना लगा के मार सकते हैं, हाथ से भी छोड़ सकते हैं।